नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर 2 जीके, जो कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि महिलाओं ने किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? मतलब महिलाओं ने किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बरदौली का सत्याग्रह। ठीक है, बरदौली के सत्याग्रह में महिलाओं क्या किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आखिर ये बरदौली का सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1928 ईस्वी को। कब? 1928 ईस्वी को यह बरदौली का सत्याग्रह हुआ था, जिसमें महिलाएं उनको सरदार की उपाधि दी थी। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, क्या स्वतंत्र उप प्रधानमंत्री और साथ में होम मिनिस्टर, बोले तो गृह मंत्री। आगे समझे, इस स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, आगे। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्कन के लावा पथ में, भारत के दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बात करें दक्कन की पठार की, किसकी बात करें हम लोग? दक्कन की पठार की बात करें। मान लीजिए इंडिया है तो नहीं, ये हमारा दक्कन का पठार। ठीक है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है हमारी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। बात करें राज्य की, तो यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जगहों में क्या पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं और इसमें कपास की खेती खूब होती है। अगला है मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी पट्टिकाओं पर लिखते थे? मतलब मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे, लेकिन किस चीज के पट्टिका पर लिखते थे? वह पट्टिका किस चीज की बनी होती थी? तो वह जो पट्टिका है वह मिट्टी की बनी होती थी। किसकी? मिट्टी की बनी होती थी। बात करें मेसोपोटामिया की, तो यह दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। ये मेसोपोटामिया का समय कितना से कितना है? तो मेसोपोटामिया का जो समय है वह 5000 ईसा पूर्व से लेके 3500 ईसा पूर्व के बीच का है। ठीक है, और भारत की हड़प्पा सभ्यता तो यह है कब से? तो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। कौन सा? हमारा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया शब्द की बात करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर, ग्रीक और यूनानी दोनों एक ही चीज। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना। कौन कौन सा? एक है मेसोस, क्या है? एक है मेसोस और एक है पोटामोस। कौन सा? पोटामोस। मेसोस और पोटामोस तब जाके बना हमारा क्या? मेसोपोटामिया। अब मेसोस का मतलब क्या होता है? मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटामोस का मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी। मतलब नदी, नदियों के बीच का जो जगह है उसी को बोला गया है मेसोपोटामिया। कौन सी नदी? तो दो नदी ऐसे करके बहते हुए आ रही है, तो इन दोनों के जो बीच का जगह है इसी को बोला गया यहाँ पे मेसोपोटामिया। आखिर ये नदी कौन कौन सी थी? तो एक का नाम है हमारा दजला। क्या नाम है? दजला। और दूसरा का नाम है फरात। क्या? फरात। तो दजला और फरात नदी के बीच में थी कौन? मेसोपोटामिया सभ्यता। आई बात समझ में? जो आज के हमारे इराक में, कहां है? आज के हमारे इराक में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, प्रशिक्षक बात करता है। प्रशिक्षक मतलब होता है कोच। खेलों में सर्वश्रेष्ठ कोच को कौन सा क्या बोलते हैं पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, जो भी कोच लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और खेल संबंधी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो हमारा कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, बात करें द्रोणाचार्य की, तो इसके तहत कितना? 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इसमें दिया जाता है कितना? 25 लाख तक दिया जाता है। कितना? 25 लाख तक दिया जाता है।
पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आखिर ये मेजर ध्यानचंद है कौन, तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा गया है। इनके देख रेख में, इस टाइम ये कैप्टन तो थे नहीं, लेकिन इनके देख रेख में भारत 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था। कब कब, तो सबसे पहले लाया था 1928 को, फिर 4 साल के बाद कब, तो 1932 को, फिर से 4 साल के बाद 1936 को। 3 बार लगातार भारत गोल्ड मेडल लाया। ठीक है, ओलंपिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसका मतलब ये सब में से कौन सी ऐसी समिति है जिसमें अधिक से अधिक सदस्य हैं, सबसे ज्यादा सदस्य कौन सी समिति में है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, प्राक्कलन समिति। क्या होगा, प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल 30 सदस्य हैं और 30 कहां से है, तो 30 हमारे लोकसभा से ही। कहां से 30 लोकसभा से ही। बात करें उसके बाद लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, तो इन दोनों में सेम सेम कितना कितना, तो इन दोनों में सेम सेम 15 है लोकसभा से और 7 है यहाँ पे राज्यसभा। टोटल कितने हो गए, टोटल 22 लोग। ठीक है, 22 सदस्य है कहाँ पे, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों समिति। ठीक है, उसके बाद बात करें याचिकाओं पर समिति, इसमें कितने लोग हैं, तो इसमें टोटल कितने लोग हैं, तो 15 लोग हैं इसके लोकसभा में और 10 लोग हैं इसके राज्यसभा से। कितने, 10 लोग इसके राज्यसभा से, मतलब टोटल 25। कितना है, 25। मतलब याचिका में टोटल 25 सदस्य। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में टोटल 22 सदस्य और सबसे ज्यादा प्राक्कलन समिति में, और उसके बाद इसमें भी 22 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह सुल्तान कौन था जिसने सीरी नामक नया नगर बसाया था। सीरी नामक नया नगर किसने बसाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन था, दूसरा शासक। आप लोग कमेंट में बताइए कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आइए बस समझ में। तो खिलजी जो है दूसरा, जो इसका दूसरा शासक है, क्या नाम है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली में, कहां पे, दिल्ली में सीरी नामक एक छावनी का निर्माण किया था। छावनी मतलब सेना का रहने का जगह, छावनी का निर्माण किया था। कहां, दिल्ली में। कहां, दिल्ली। दिल्ली में कहां, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के अगल बगल। कहां, कुतुब मीनार के अगल बगल में। ठीक है, क्यों, सेना का निर्माण शहर में क्यों, ताकि अपने आप को मजबूत कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वराज, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 10 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया था। क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किए थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन कौन से अधिवेशन में किए थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कब, 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है जो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, वहां पे ये स्वराज शब्द का उपयोग किए थे। मतलब 1906 में जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, हमारे दादा भाई नौरोजी थे। आई बात समझ में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम लोग स्वराज शब्द की। किसकी बात करें हम लोग, स्वराज शब्द की। तो स्वराज का मतलब क्या होता है, अपना राज। क्या होता है, अपना राज। आखिर ये शब्द लिए कहां से थे, ये जो दादा भाई नौरोजी जो है वह इस शब्द को उठाए कहां से थे, तो दयानंद सरस्वती का एक किताब, बोले तो ग्रंथ, क्या, दयानंद सरस्वती जी का किताब है, बोले तो ग्रंथ है, और उसका नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है उस ग्रंथ का, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, उससे लिए थे। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश से ये इस शब्द को उठाया, और इस शब्द का मतलब होता है अपना शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात रिकॉर्ड 84.2% हो गया था। क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत के सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात का रिकॉर्ड कितना हो गया था, 84.2% हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2003। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, किसे जीडीपी क्या लिखा हुआ है, किसे जीडीपी अपस्फीति कारक भी कहा जाता है, किसे जीडीपी अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा निहित मूल्य अपस्फीति कारक को जीडीपी अपस्फीति कारक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण डैश डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे देश आपस में एकीकृत होते चले गए, आपस में जुड़ते चले गए, किसके माध्यम से, तो उनकी सामाजिक स्थिति के माध्यम से या सांस्कृतिक स्थिति के माध्यम से या फिर व्यापारिक स्थिति के माध्यम से, कोई ना कोई कारण से सभी देश आपस में क्या हो गए, जुड़ते चले गए। इस स्थिति को कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं इसको, वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल अभी है क्या, तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि अपराध को रोकने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस के लियोन शहर में है। कहाँ, फ्रांस के लियोन शहर में। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को डैश डैश के संविधान से अपनाया गया था। मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के जो संविधान में यहाँ पे नियम है कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक करने की, मतलब दोनों सदन को एक बार क्या किया जाएगा, संयुक्त एक पास बुलाया जाएगा, बैठक किया जाएगा। यह जो क्या बोलते हैं, यह विशेषता है वह किसके संविधान से लिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता को लिया गया। ठीक है, और यह हमारा अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किनको है, तो यह राष्ट्रपति को, मतलब संयुक्त बैठक करवा सकते हैं कौन, राष्ट्रपति ही करवा सकते हैं। और इनकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर ये नहीं रहा तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, मतलब संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किनको है, तो राष्ट्रपति को है, और यह अनुच्छेद 108 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई। मतलब क्वेश्चन है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष घोषणा की गई, तो इसका सही आंसर होगा 1948 को की गई। ठीक है, अगला 8 दिसंबर 2023 को बोधि दिवस मनाया गया है। बहुत बढ़िया, याद रखना इस पॉइंट को कि बोधि दिवस कब मनाया गया है, तो 8 दिसंबर। कब, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। क्वेश्चन क्या है इसमें कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, मतलब लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म। ठीक है, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ, बोध गया, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति, और पहला ज्ञान वो दिए थे कहाँ, सारनाथ में। जो पहला ज्ञान है, पहला ज्ञान है उनका वो सारनाथ में। ठीक, उसके बाद उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर। कहाँ, उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर। इस बात को याद रखना है कि जन्म लुम्बिनी में, ठीक है, मृत्यु कुशीनगर में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, पहला ज्ञान सारनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि म्यांमार देश की राजधानी क्या है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये म्यांमार है कहाँ और कैसे। अगर हम लोग भारत मैप की बात करें, इसकी बात करें भारत मैप की, तो भारत के पूर्व दिशा में एक देश, ठीक है, जिसका पहले नाम था बर्मा। क्या नाम था इसका, बर्मा। और यह भारत, तो जैसे भारत पे अंग्रेजों का शासन था वैसे इसके ऊपर भी अंग्रेजों का शासन था, श्रीलंका के ऊपर भी अंग्रेजों का शासन था। भारत 1947 में जाके आजाद हुआ था, श्रीलंका 1 साल के बाद 1948 में आजाद हुआ था। सेम वैसे ही ये भी 1948 में भी आजाद हुआ था। उस टाइम इसका नाम क्या था, बर्मा था। लेकिन 1989, कब, 1989 को इसका नाम चेंज कर करके म्यांमार रख दिया गया। क्या, म्यांमार रख दिया गया। कब, 1989। इस टाइम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनके सैनिक लोगों का शासन था एक देश के ऊपर। ठीक है, वही लोग इसका नाम चेंज करके म्यांमार कर दिए थे।
ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब बन गया ये देश म्यांमार, बर्मा से म्यांमार बन गया। ठीक है, जब इनके ऊपर अंग्रेजों का शासन था उसके बाद भी इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी यांगून थी। क्या थी? यांगून, जिसको हम लोग बोलते हैं रंगून। क्या बोलते हैं? रंगून। यांगून और रंगून दोनों एक ही चीज है। इसका पहला राजधानी यही था, लेकिन 2005 ईस्वी में, कब? 2005 ईस्वी में इसकी राजधानी को बदल करके क्या कर दिया गया? नेपिडो कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये दोनों नाम सेम से, ये इसकी पहले राजधानी थी। ठीक है, पहले की राजधानी वो सब थी, लेकिन 2005 में, कब? 2005 में इसकी राजधानी नेपिडो कर दी। और म्यांमार का पहले का नाम था बर्मा था, जिसको चेंज कर करके म्यांमार कर दिया गया। कब चेंज किया गया? तो 1989 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख का हेमिस उत्सव, लद्दाख का हेमिस उत्सव गुरु डैश की जयंती के स्मृति के रूप में मनाया जाता है। मतलब जो लद्दाख का जो हेमिस उत्सव है वह कौन से गुरु के स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पद्म संभव गुरु जी के स्मृति में मनाया जाता है। अब ये है कौन? तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और इन्हीं के याद में क्या किया जाता है? तो यहाँ पे हेमिस उत्सव मनाया जाता है, जो कि 2 दिन का उत्सव है, 2 दिन तक ये चलता है। अगला है कर्क रेखा। कर्क रेखा से क्या लिखा? कर्क रेखा से नहीं गुजरती। मतलब क्वेश्चन है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वह 27.5 डिग्री पे झुका हुआ है। कितना डिग्री पे? 27.5 डिग्री पे यह झुका हुआ है। यह टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के टोटल 8 राज्यों से यह होकर गुजरती है। इधर से देखें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है गुजरात, यहाँ पे हल्का सा राजस्थान, मध्य प्रदेश के बीचों बीच, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा, झारखंड के बीचों बीच, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बीचों बीच। ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, इसको बीचों बीच। उसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा और मिजोरम। लाइन से याद करना है कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से यह होकर गुजरती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? किससे होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ असम से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए इसका सही आंसर असम हो जाएगा। ठीक है, और कर्क रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है? तो वह कौन सी है? तो वो हमारी माही नदी। कौन सी? माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, कहां-कहां? तो वह मध्य प्रदेश में एक बार क्रॉस करती है, फिर वह गुजरात में, राजस्थान में क्रॉस करती है। राजस्थान में, सॉरी, एक बार वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में एक बार क्रॉस करती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, मध्य प्रदेश और गुजरात में क्रॉस करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? जो गांधी इरविन समझौता था, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी इस टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, तो इसी को रोकने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था, 1931 ईस्वी में किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन से यह संबंधित है। ठीक है, और लास्ट में रिजल्ट क्या निकला कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के साथ, मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के मेन सदस्य के रूप में जाएंगे, कहां? ब्रिटेन जाएंगे और वहां गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। अब गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह होती कहां है? तो यह होती थी ब्रिटेन में। कहां? ब्रिटेन में होती थी कांग्रेस। और हुआ कब था? तो ये 3 बार हुआ था। कब? तो 1930 ईस्वी को, 1931 ईस्वी को और 1932 ईस्वी को, ये 3 बार हुआ था। कांग्रेस कितने बार भाग ली थी? तो कांग्रेस केवल 1 बार भाग ली थी, वो भी महात्मा गांधी इसमें गए थे। ठीक है, कांग्रेस के साइड से। उसके बाद 1931 में भी भाग नहीं ली और 1932 में भी भाग नहीं ली। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन में हो रहे गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग लिए थे? तो तीनों में भाग लेने वाला केवल एक ही आदमी है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों में भाग लिए थे। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटिव था आरक्षण। ठीक है, कि हमारे यहाँ जो एसटी एससी वालों हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किसके बारे में है? 370 था हमारा जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार देता था। ठीक है, जो कि खत्म कर दिया गया।
क्या कर दिया गया है? खत्म। कब? शायद खत्म किया गया होगा कब? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को खत्म किया गया था 2019 में शायद फिक्स नहीं है। हाँ यही है 8 अगस्त 2019 को क्या बोलते हैं 370 धारा को खत्म किया गया। यहाँ क्वेश्चन है कि 371 ए निम्नलिखित से किससे संबंधित है? 371 ए। तो 371 जो है वह क्या करता है? कुछ राज्यों को विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार मतलब कि लोकसभा जो भी कानून बनाएगी वह उनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। मतलब उनके रहने सहने का तरीका, खान पीन का तरीका, मतलब कहाँ रहेंगे, कैसे क्या पूजा उजा, उन लोग के ऊपर लोक सरकार मतलब लोकसभा कोई भी कानून नहीं बना सकती। ये इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। ऐसे ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे ऐसे 10 राज्य, ठीक है। 10 राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अधिकतर नॉर्थ ईस्ट वाले देशों को, ठीक है। तो यहाँ पे विशेष अधिकार देता है। कौन कौन सा है? तो नंबर ए, मतलब ए से लेके जे तक, कितना तक? जे तक यहाँ पे रखा गया। ए नंबर 371 ए, 371 बी, 373 371 सी, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ए में रखा गया है किसको? ए में रखा गया है नागालैंड। किसको? नागालैंड को। बी में किसको रखा गया है? तो बी में रखा गया है असम, और सी में रखा गया है मणिपुर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 371 ए किससे संबंधित है? तो ए नागालैंड से संबंधित है। बी किससे संबंधित है? तो बी जो है वह असम से संबंधित है, और सी हमारा मणिपुर से संबंधित है, ठीक है। ये था इसका सही आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि दूर संचार के लिए वायुमंडल की किस परत का प्रयोग किया जाता है? दूर संचार मतलब सैटेलाइट के लिए वायुमंडल का कौन सा परत का उपयोग किया जाता है? तो बात करें वायुमंडल की तो इसको 5 भागों में बांट के रखा गया है। सबसे नीचे है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद है हमारा समताप मंडल, उसके बाद पड़ता है मध्य मंडल, उसके बाद पड़ता है हमारा आयन मंडल, और उसके बाद पड़ता है हमारा कौन सा? बाह्य मंडल, ठीक है। बाह्य मंडल ऐसे करके पड़ता है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। कहानी क्या है? तो क्षोभ मंडल यहीं पे सारा बादल जितना भी मौसमी घटना, वर्षा जो भी होता है सारा कुछ यहीं पे होता है, ठीक है। बिजली का कड़कना उड़कना सब कुछ यहीं पे होता है, किसमें? क्षोभ मंडल में। और हेलीकॉप्टर भी यहीं उड़ता है, लेकिन जो हवाई जहाज है, ठीक है, जिसको देखते हैं बादल के ऊपर उड़ता है, बादल के ऊपर मतलब वह समताप मंडल में उड़ने का कार्य करता है। कभी कभी क्षोभ में भी उड़ जाता है, लेकिन उसका सबसे अच्छा जगह कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल भी इसलिए जाता है क्योंकि बादल नीचे कितना भी मौसम खराब हो तो उसके ऊपर से उड़ेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं है मौसम खराब होने से, और उसका तेल भी थोड़ा बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो तापमान है वो समान है, ना घटता ना बढ़ता, जो है वही, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल आता है, उसके बाद क्या आता है? आयन मंडल। और यहाँ क्वेश्चन है कि दूर संचार के लिए वायुमंडल का कौन सा परत का उपयोग किया जाता है? तो दूर संचार के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल उपयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ओजोन परत कौन से मंडल में स्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अगर आप लोग झारखंड पुलिस की तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे ऐप जिसका नाम है आरती कैरियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और 100+ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही आपके नंबर को बेहतरीन तरीके से बढ़ाने के लिए 20+ प्रैक्टिस फ्री में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना है।